आज का टॉपिक आपने देख लिया है भ्रूणपोष। इसी के प्रकार भी पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में अपन, जो कि इस टॉपिक के अंदर आएगा। तो भ्रूणपोष क्या है एक बार मैं आपको रिवाइज करूंगी, ऐसा समझ लो आप। इसकी परिभाषा लिखेंगे क्योंकि कई बार हमको सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि भ्रूणपोष क्या है, तो हमने पढ़ तो लिया कैसे बनता है, लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा की बात करने वाले हैं आज की क्लास में, और इसके प्रकार पढ़ेंगे। भ्रूण के विकास मेरे हिसाब से तो आज नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत ही अपन आइडिया भी नहीं ले पाएंगे, तो ये अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कल ही हो पाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निषेचन अपन ने पढ़ा था, और निषेचन में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, तभी अपन भ्रूणपोष के बारे में पढ़ पाएंगे। सीधा सा मैं टॉपिक, कुछ लिखने का काम नहीं, सीधा अपन आते हैं भ्रूणकोश पे। एक बार फिर से समझ लो क्या होता है भ्रूणकोश। ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे 3 कोशिकाएं, बीच में 2 कोशिकाएं, और ये क्या होता है भाई अपना एग होता है, यानी कि अंडा होता है ना। पराग नलिका आती है, पराग नलिका आती है। मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए बहुत फास्ट करवा रही हूँ, तो बिल्कुल ये जो नए बच्चे हैं उनको अगर समझ नहीं आए तो सॉरी, लेकिन मैं रिकैप कर रही हूँ एक्चुअली पिछली क्लास का। तो जब 2 नर युग्मक यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनमें से एक नर युग्मक यानी कि फर्स्ट वाला जो नर युग्मक है वो अपने अंड से संयोजित होके, एग से संयोजित होके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, यानी कि युग्मनज बना लेता है, और इसे हम क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, यही परिभाषा दी थी हमने निषेचन की, तो ये एक निषेचन है। लेकिन इसमें से जो दूसरा नर युग्मक है वो रह जाता है, तो वो दूसरा नर युग्मक कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, और इनके साथ संलयित हो जाता है, मतलब कि मिक्स हो जाता है। देखो मैंने ये 3 अलग बनाए, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाए थे। जब ये तीनों मिक्स हो जाएंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। अब आप बोलोगे इसमें 3 नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिखेंगे 3, क्योंकि तीनों जुड़ चुके हैं। यहाँ पे भी 2 जुड़ते हैं, नर और मादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2 ऐसे डॉट दिखेंगे, वो एक ही न्यूक्लियस दिखेगा, एक ही केंद्रक दिखेगा। यहाँ पे भी तीनों के मिलने के बाद, मतलब ध्रुवीय केंद्रक और ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं, ध्रुवीय केंद्रक 2 है, ठीक है। तो वो और अपना नर युग्मक जो कि 1 है, तो ये मिला के त्रिगुणित तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये n + n 2 और ये n त्रिगुणित तो हो जाएगा। लेकिन ये 3 हमको दिखते नहीं है, ये दिखता है कि क्योंकि मिक्स हो गया है ना। इसका गुणन कितना है, 3 है, मतलब इसमें 3 गुना गुणसूत्र है अगुणित से, ठीक है। तो ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। इससे आगे क्या बनना है, हमारा भ्रूणपोष बनना है। ये बात अपन कल की क्लास में, मतलब सैटरडे वाली क्लास में पढ़ के आए हैं। और ये क्या देता है, भ्रूण को पोषण देता है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नाम से ही इसका काम आपको पता चल जाएगा। और ये क्या है, ये जो पूरा था ये भ्रूणकोश था। तो यहाँ पे भाई अंतर आपसे पूछ सकते हैं कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो क्या अंतर होता है आपको समझ में आ रहा है। वैसे अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे जो चैप्टर वाइज डले हुए हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें आपको ये मिल जाएगा। लेकिन एक बार मैं शॉर्ट में आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई ये आया हुआ है, एक बार आया है क्वेश्चन, लेकिन हाँ अपन को तैयार रहना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ भ्रूणकोश, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भ्रूणपोष। इंग्लिश दोनों की लिख दूं, ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियोसेक है। दोनों में डिफरेंस देख लो। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है भाई, ये निषेचन से पहले बनी हुई चीज है। निषेचन से पहले ही भ्रूणकोश बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निषेचन से पहले, निषेचन से पहले इसका क्या होता है, निर्माण होता है या बन जाता है या अवस्था है, ऐसा भी बोल सकते हो। निषेचन से पहले की अवस्था है, ऐसा भी बोल सकते हो। ये निषेचन के बाद बना है, निषेचन के बाद बनता है ना। जब ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक बनते हैं तब ये लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है,
वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बैच वाले बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन सभी बच्चे नोट कर लें इसको, फिर आप ढूंढेंगे, क्योंकि उसको यूट्यूब पे ढूंढना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो पहले निषेचन से पहले, ये निषेचन के बाद एक और चीज जो आपको मैंने कहा था कि आपको याद रखना है कि भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका, हमने क्या कहा था, भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है। कहा था या नहीं कहा था? कहा था। तो भाई ये सातों के सातों कोशिका, वो सन्नी देओल का डायलॉग तो याद नहीं आ रहा, सातों के सातों को मारूंगा, सात मारूंगा, वैसा नहीं है ये। यहाँ पे सातों की सातों कोशिका अगुणित है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिव्यासांत कोशिका, इनमें से कोई भी, तीनों प्रतिव्यासांत है, इसमें से कोई भी कोशिका कितने गुणित है, मतलब उसका गुणन क्या है, तो भाई ये n है, सारी n है, ये भी 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 n है, ये जरूर n+n है। मतलब इसमें 2 केंद्रक होते हैं ना, यहाँ पे जो होती है, अभी तो मैंने भ्रूण को पोष बना दिया यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको पता है यहाँ पे 2 केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो ध्रुवीय केंद्रक कैसा होता है, n+n, ठीक है, पर उसको 2n नहीं लिखना, क्योंकि वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बाद में जुड़ता है वो, मतलब तीनों न्यूक्लियस बाद में मिलते हैं, पहले तो अलग ही रहते हैं इसके दोनों न्यूक्लियस, ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी n है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हर कोशिका, प्रत्येक कोशिका, चाहे वो प्रतिव्यासांत हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो सहायक कोशिका हो, चाहे वो ध्रुवीय केंद्रक हो, अगुणित होती है। ये बातें आपको याद रखनी है, गुणित होती है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं। ये जो मैंने बात बोली है ना, हर कोशिका अगुणित होती है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। जबकि ये कैसा होता है, 3n, त्रिगुणित होता है, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस है, 2 इसके और 1 इसका, और ये सब मिक्स हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, इसलिए अपन इसको 2n नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ये मिले हुए नहीं, अलग थे। अब ये जब तीनों मिले तो 3n बोल सकते हैं अब इसको, क्योंकि तीनों जुड़ गए हैं। तो ये कैसा है, त्रिगुणित है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफी न्यूमेरिकल आपको प्रीवियस, अगर आप देख रहे हो मेरी क्लासेस, वहां पे भी मिलेंगे, टेस्ट में भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। अभी एक और क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण गुरु बीजाणु से होता है, गुरु बीजाणु से होगा। और कैसे होगा, ठीक है, ये पता है आपको। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण, ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी, ध्रुवीय केंद्रक प्लस नर युग्मक से होता है, नर युग्मक के मिलने से होता है। ठीक है, ये एक और अंतर आ गया। और क्या लिख सकते हो, देखो और क्या लिख सकते हो, ये क्या है, ये मादा युग्मकोद्भिद है। इसका एक और नाम क्या है, यह मादा युग्मकोद्भिद है। क्यों है युग्मकोद्भिद, क्योंकि इससे अंडा बनेगा, एग बनेगा। मैं थोड़ा सा सेपरेशन कर देती हूँ ताकि ये मिक्स ना हो, क्योंकि एग बनेगा इससे क्या होगा, एग का निर्माण होगा। ये हुआ ना यहाँ पे एग का निर्माण, इससे क्या होगा, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। ये निषेचन का परिणाम है, निषेचन, द्विनिषेचन का परिणाम है, द्विनिषेचन का परिणाम है, रिजल्ट है। और इससे क्या होगा, भ्रूण को पोषण मिलेगा। जबकि ये तो मादा युग्मकोद्भिद है, और इससे क्या होगा, अंडे का निर्माण होगा। तो ये सारे अंतर आपको पता होना चाहिए, ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं अपन। मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बाद द्विनिषेचन की सारी प्रोसेस करके अपन आगे चल रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं भ्रूण पोष की परिभाषा लिखनी है अपन को। ठीक है, तो भ्रूण पोष की परिभाषा या भ्रूण पोष क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और ये आ चुका है। ठीक है,
और कितने गुणित होता है ये बात आपको मैंने कहा था जन्म जन्मांतर तक आपको याद रखनी है, भूले नहीं, भूलना कि ये कैसा है 3n है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। मतलब अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है तो वो इस सवाल से बोर हो जाएगा साल भर में कि मैम ये तो मेरे को नींद में आंखें बंद करके भी कोई पूछ ले तो भी मेरे को याद है। इतनी बार आप इसको पढ़ लोगे, अगर कोई भी किसी भी क्वालिटी की बुक उठाओगे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि ये भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। ये बात याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है और जन्म जन्मांतर तक याद रखनी है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड। अब मैं परिभाषा लिख रही हूं तो परिभाषा लिख लो इसकी। एंजियोस्पर्म में क्योंकि भाई इसी का यह एक गुण है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन के फलस्वरूप, द्विनिषेचन के कारण या फलस्वरूप ध्रुवीय केंद्रकों व दूसरे नर युग्मक या अन्य नर युग्मक, ऐसा भी लिख सकते हो, दूसरे नर युग्मक के संलयन या मिलने से एक त्रिगुणित बहुकोशिकीय, ये शब्द देखो जरा, त्रिगुणित बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। मल्टी सेल्यूलर है ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि भ्रूणपोष कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर है। अभी तो एक ही सेल है क्योंकि अभी अपन ने PEM जो अपन ने कहा था वो तो एक ही होता है। बाद में उससे मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होगा, मतलब जो 3n वाली सेल बनेगी ना अपनी, उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप या परिणाम से हमारा भ्रूणपोष बनेगा। तो ये भ्रूणपोष कैसा है, ये मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, बहुकोशिकीय संरचना युग्मक के मिलने से एक त्रिगुणित बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, संरचना का निर्माण होता है। इससे भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और PYQ है। ठीक है, अब मान लो ये तो परिभाषा हो गई 1 नंबर में, 2 नंबर में। अभी 2 नंबर में बोल दिया तो इसमें क्या क्या लिख सकते हो, वो सब जो हमने पढ़ा कि भाई ये त्रिगुणित होता है, इसका काम क्या होता है, कार्य क्या है इसका, क्या करेगा ये, भ्रूण को पोषण देगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो इसको लाइन बना के लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि भ्रूणपोष में भोजन संचय होता है। क्या होता है, भोजन पदार्थ का संचय होता है या भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं और यह भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, ये पूरी लाइन लिखनी है जो मैंने बोली है। मैंने शॉर्ट में कार्य लिखा है, आपको पूरी लाइन लिखनी है। एक चीज जो मैं सैटरडे वाली क्लास में भूल गई थी, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इस वाले पे लिख देती हूँ कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। ये अपना एक पॉइंट रह गया था सैटरडे को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखो, नीट में तो आया हुआ ही है ये क्वेश्चन, और साथ ही साथ ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो किसने की थी, ये की थी नवाश्चिन ने, नवाश्चिन ने। और किसमें की थी, कौन से पौधे में की थी, कौन से प्लांट में की थी, तो 2 प्लांट है यहाँ पे। एक तो है फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया व लीलियम, व लीलियम। अब आप बोलोगे ये क्या है,
तो ये प्लांट है, लिखा है मैंने, प्लांट है, नाम है, मैं क्या कर सकती हूँ, फ्रिटिलेरिया और लीलियम दोनों के अंदर इन्होंने सबसे पहले, नवाश्चीन ने सबसे पहले द्विनिषेचन की खोज की थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, नीट का क्वेश्चन भी है, और जो ये लोग CUET की तैयारी करेंगे उनके लिए भी है। तो भ्रूणपोष के बारे में सारी इंक्वायरी खत्म। अभी मैंने कहा कि आप समझे, यहाँ पे जो मैंने एक छोटा सा एरो बना के यहाँ लिखा है कि जो भ्रूणपोष होता है, जो अपनी PEM होती है, क्या है ये PEM, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ठीक है, PEN, M लिख दिया क्या मैंने, गड़बड़ करा मैम आपने, जिसको केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि N लिखा है तो फिर केंद्रक लिखना पड़ेगा। अभी इसमें क्या होगा, बार बार समसूत्री विभाजन होगा। भाई ये तो त्रिगुणित है, ये बात तो सही है, लेकिन ये सिंगल सेल है, अभी ये सिंगल कोशिका है ना, एक ही कोशिका है, तीनों के मिलने से एक कोशिका बनी थी। अभी इसमें क्या होगा, बार बार समसूत्री विभाजन होगा और फिर क्या बनेगा, बहुकोशिकीय भ्रूण। ये देखो, ये जो डायग्राम होते हैं ना, ये जो डायग्राम होते हैं, ये इमेजिनेशन से बनाए जाते हैं, अपनी इमेजिनेशन से, कि अभी अपन ने लिखा 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, परिभाषा लिख दी, कार्य लिख दा, और क्या कर सकते हैं, तो आप ये एक डायग्राम में बना सकते हो ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ बच्चे ने डिटेलिंग में पढ़ा है, बहुत ही होशियार बच्चा है। चलो आगे चल रहे हैं अपन। अब भ्रूणपोष अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके का होता है, तो अपने को एक चीज पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, भ्रूणपोष के प्रकार। तो यहाँ पे एक हेडिंग लगा लो, भ्रूणपोष के प्रकार, ठीक है। और अगर इनकी एग्जाम में आने की बात करें तो ऐसे कभी साथ में नहीं आया है कि भ्रूणपोष के प्रकारों का वर्णन करो, ऐसे नहीं आया है, लेकिन मान लो इसमें से एक दे दिया, जैसे पहला आपको दिख रहा है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, कि मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, ऐसे करके जरूर आया हुआ है, टिप्पणी में आए हुए हैं। या तो ये 3 प्रकार का होता है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कितने प्रकार का है, 3 प्रकार है। सबसे पहला वाला जो प्रकार है वो है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। नाम पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। मुक्त यानी कि फ्री, केंद्रकीय मतलब न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियस भ्रूणपोष मतलब ऐसा भ्रूणपोष जिसमें बहुत सारे मुक्त केंद्रक होंगे। परिभाषा बन गई है और डिटेल इस पे आप 4 लाइन लिख सकते हो। अभी जो मैंने 2 या 4 शब्द बोले हैं उससे 4 लाइन बनेगी। अभी देखो क्या है इसमें क्या होता है बच्चों कि जब भ्रूणपोष अपन ने कहा ना, यहां पे आ जाओ पहले, कि अपन ने कहा कि भाई यहां से जो PEN होती है वो समसूत्री विभाजन करती है और फिर बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बनाती है। तो इसके बनाने के तरीके के आधार पर ये 3 प्रकार का है। पहला है मुक्त केंद्रकीय। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष में इस प्रकार के भ्रूणपोष में, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगी, पहले परिभाषा लिख लो। विभाजन के समय केवल केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है। केंद्रक विभाजन होने के कारण कोशिका में बहुत सारे, या इसी लाइन को रुको, केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन केवल केंद्रक विभाजन होता है
जबकि कोशिका विभाजन या कोशिका भित्ति निर्माण, कोशिका विभाजन नहीं होता। इसका क्या मतलब है? जिससे भ्रूणपोष में बहुत सारे मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक होते हैं या पाए जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये टॉपिक वाइज भी है और इसके एग्जाम्पल की वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण है इसका नारियल पानी। नारियल का पानी, जो नारियल पानी हम पीते हैं, नारियल पानी हरा वाला कह रही हूँ, वो हरा वाला नारियल लाते हो और स्ट्रॉ लगा के ऐसे पी लेते हो आप, वो पानी क्या होता है? वो एक्चुअली में मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल प्रीवियस ईयर है नीट में भी, कि नारियल के अंदर जो नारियल पानी होता है वो किस प्रकार का भ्रूणपोष है। नारियल का जो नारियल पानी है वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से पूछ सकते हैं कि नारियल में जो आप खाते हो, नारियल में जो आप, वो पानी की बात नहीं कर रही अभी, वो जो अपन चटक निकाल के खाते हैं व्हाइट वाली, वो क्या होता है? तो वो भी भ्रूणपोष है, लेकिन उसको फिर आप मुक्त केंद्र की नहीं बोलोगे, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं। अगर आपने नारियल खाया है, पिया है, दोनों ही किया होगा अपनी लाइफ में, कोई ऐसा एलियन बच्चा जिसने आज तक नारियल पानी नहीं पिया हो, देखा हो या खाया हो नारियल, तो पता नहीं, बाकी सभी ने देखा होगा। तो अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब नारियल पानी होता है, नारियल में पानी होता है, ठीक है, तो वो मुक्त केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष होता है। लेकिन जब आप नारियल पानी पी लेते हो, तब उस नारियल के अंदर चटक नहीं निकलती है, उसमें वो व्हाइट वाला जो हम खोपरा खाते हैं वो नहीं निकलता है। याद है यार, आपको पता होगा, उसमें से पानी निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, जिसको अपन मलाई कहते हैं, वो चम्मच से अपन स्क्रैच करके खा लेते हैं, वो थोड़ा होता है। लेकिन जो आप भूरा वाला नारियल लाते हो, उसमें पानी कम होता है और वो साइड में व्हाइट व्हाइट जो चटक होती है वो ज्यादा निकलती है। वो इसीलिए निकलती है क्योंकि वही पानी, जो हरे वाले नारियल पानी में पानी होता है, वही पानी धीरे धीरे दीवारों पे जम के, क्या कहा, धीरे धीरे दीवारों पे जम के वो चटक बना लेता है, खोपरा बना लेता है, जिसको अपन खाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि हम नारियल पानी में क्या खाते हैं या क्या पीते हैं, तो भ्रूणपोष पीते हो या खाते हो। ठीक है, नॉर्मल अगर वे में पूछेंगे। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि नारियल पानी में जो पानी होता है वो कौन से प्रकार का भ्रूणपोष है, तो मैं कहूंगी कि मुक्त केंद्र की है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि नारियल पानी में जो खोपरा आप खाते हो वो क्या है, वो चटक आप खाते हो वो क्या है, वो दूसरे प्रकार का भ्रूणपोष है, वो कोशिकीय है। ठीक है, अभी दूसरा प्रकार जो आएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है नारियल का पानी। ठीक है, अब ये होता कैसे है, देखो, इसको डायग्राम आपको बनाना है। इस डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए कृपया यहां से बना ले। देखो क्या होता है कि अपना वो त्रिगुणित सेल है ना, PEN, PEN समझ गए आप। अब बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, सैटरडे भी लिखा था, आज भी लिखा है पीछे, और एक बार फिर। ये इसमें क्या होगा, ये एक केंद्रक होता है, एक कोशिका में एक केंद्रक है। हाँ, ये केंद्रक जरूर त्रिगुणित है, ये केंद्रक जरूर त्रिगुणित है। अभी कई बच्चे मुझे पता है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैम आपने बनाया तो एक है, लिखा 3 है, लेकिन जो शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि 3N और इस एक का कोई संबंध नहीं है। ये एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, जबकि ये उस न्यूक्लियस में गुणसूत्रों का गुणन है। ठीक है, इसलिए एक बार और बता रही हूं कि ये त्रिगुणित है, वो तीनों के मिलने से बना हुआ है। ये गुणसूत्रों की संख्या है और वो तो सिर्फ केंद्रक है, एक केंद्रक। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, बार बार केंद्रक विभाजन होता है, बार बार
केंद्रक विभाजन होता है। जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास अटेंड करके आए हैं, 11th मुझसे पढ़े हुए, उनको पता है कि हर कोशिका जब भी विभाजित होती है तो दो प्रकार का विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, केंद्रक विभाजन में तो सिर्फ केंद्रक विभाजित होता है, मतलब 1 के 2 हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गए, 1 के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए, 6 के 8 हो गए, ऐसे देखो ये केंद्रक विभाजित हो गया। अब जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तो नॉर्मली, इसमें नहीं कह रही हूं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं कि नॉर्मली हर कोशिका में जब भी केंद्रक विभाजित होता है तो उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है, ऐसे 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 ऐसे, और ये बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। यहां पे देखो मैंने लिखा है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं हुआ, या फिर मैं ये कह सकती हूं कि इसमें ऐसी भित्तियां नहीं बनी, सेल वॉल नहीं बनी। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, जो कि बननी चाहिए थी। तो इस कारण ये हमें ऐसा के ऐसा दिख रहा है। ये देखो बहुत सारे केंद्रक दिख रहे हैं आपको, इसी को थोड़ा सा और बड़ा बना दो और बहुत सारे केंद्रक ऐसे बता दो, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है, और यही आपका नारियल पानी है। मतलब नारियल पानी एक एग्जाम्पल है और हमें वही याद रखना है, दूसरा कोई आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। यही इतना फेमस है कि दूसरे पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्रक तो होता है विभाजित, लेकिन कोशिका विभाजित नहीं हो पाती, या कोशिका भित्ति नहीं हो पाती, या कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। और ये बात भी आपको याद रखनी है, हो सकता है इस सवाल को घुमा के पूछ ले कि मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष में निम्न में से कौन से प्रकार का विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, दोनों या कोई नहीं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, केवल केंद्रक विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन तो हो ही नहीं रहा, कोशिका भित्ति तो बन नहीं रही। एक और सवाल इसी से कि मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है क्योंकि उसमें केवल केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका भित्ति नहीं बनती, उसमें केंद्रक विभाजन भी होता है और कोशिका भित्ति भी बनती है, ऐसे करके भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग एक एक लाइन आपके दिमाग में क्लियर और याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हो गया ये मुक्त केंद्रकीय। ये मुक्त की मात्रा ऐसे लगा लेना, वो फ्लो में जनरली क्या होता है ऐसे लग जाती है स्पीड से लिखने के लिए। तो ये आपको समझ में आया। दूसरे चलते हैं, अभी नारियल कहाँ से आया, ये तो पानी है। दूसरा अपना जो है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर। अब यहाँ पे तो नाम में ही सेल है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत है। इसमें क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन या कोशिका भित्ति भी बनती जा रही है, जैसे कि नॉर्मली विभाजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उदाहरण देख लो इसका, बाल्सम और पिटूनिया। क्या होता है, इस प्रकार के उदाहरण नीचे लिखना, ये यहाँ पे आ गया है क्योंकि मेरे को तो परिभाषा यही लिखनी है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन के साथ एक साथ से कुछ नहीं होगा मैम, दो लगाओ, साथ साथ कोशिका भित्ति निर्माण भी होता रहता है। कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता रहता है। अब आप बोलेंगे कि मैम फिर आपने इसमें एग्जाम्पल में नारियल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि नारियल की जो चटक आप खा रहे हो वो एक्चुअली में ये वाला है, क्योंकि वही पानी का जो केंद्रक होता है वो बाद में जाके नारियल में ऐसे जम जाता है और फिर नारियल का पानी कम हो जाता है, जो भूरा वाला नारियल होता है, और धीरे धीरे सूख भी जाता है। जितना पानी सूखेगा उतनी चटक मोटी होगी, वो जो अपन व्हाइट वाली खाते हैं। लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं हो एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे अपन नारियल का वो चटक वाला एग्जाम्पल नहीं लिखते। ठीक है, सीधा अपन नारियल को एक ही एग्जाम्पल में लिखते हैं और वो इस वाले में है।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे नारियल का पानी बोल दे, नारियल बोल दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम्पल में नारियल का पानी नहीं हो, ऑप्शन ही नहीं हो नारियल का पानी, सिर्फ नारियल लिखा हो, तो फिर नारियल टिक करना है। वो तो अपना कॉमन सेंस है कि ऑप्शन ही नहीं है अभी, तो क्या करूं, है ना। तो मुक्त केंद्रकी के एग्जाम्पल में आप नारियल याद रखेंगे, इसमें आप नारियल नहीं लिखेंगे, इसमें आप नारियल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने पास बेटर एग्जाम्पल है, अपने पास बेटर एग्जाम्पल है बालसम और पिटूनिया, और अपन को कुछ चेंज भी तो दिखाना है उसमें और इसमें। अपन ऐसे थोड़ी लिख लेंगे नारियल में भूतकाल में तो पानी रहता है, भविष्य काल में चटक बन जाती है, ऐसा नहीं लिख सकते ना। थोड़ा अपने को और भी एग्जाम्पल है दुनिया में, उनका भी नाम रोशन होने दो, नारियल ही नारियल थोड़ी करेंगे। इसीलिए अपन ने नारियल नहीं लिखा, और आप भी नहीं लिखेंगे, आप बालसम और पिटूनिया ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी इसका चित्र कैसे बनाए, तो ये बीच में एक चीज आ रही है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि अपने बीच में आ रहा है ये हेलोबियल प्रकार का। इसको अपन नीचे ले लेंगे, ठीक है। इसका चित्र बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, वही सेम, शुरुआत तो वहीं से होनी है, PEN जो कि त्रिगुणित है। ये बार बार लिखने का मेरा मतलब यही है कि आपको याद होता रहे। क्या होगा, केंद्रक विभाजन, और साथ साथ क्या होता रहेगा, केंद्रक विभाजन। जैसे ये हो गया भाई, ये देखो एक केंद्रक था, इससे दो बन गए, दो बन गए, लेकिन अब आगे विभाजन नहीं होगा। अब कैसे होगा, पहले इसकी भित्ति बनेगी, भित्ति निर्माण, कोशिका भित्ति निर्माण। आप चाहो तो कोशिका द्रव्य विभाजन या भित्ति निर्माण लिख दोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। तो क्या होगा, इसमें भित्ति बन जाएगी, ये देखो अपनी भित्ति, काला नहीं सफेद। तो ये दो और ये हो गई कोशिका भित्ति यहाँ पे ऐसे। फिर आगे विभाजन होगा, फिर से केंद्रक विभाजन, इन दो से दो बने ना, इन दो से, इससे भी दो बनेंगे, इससे भी दो बने, फिर इनकी भित्ति निर्माण, भित्ति निर्माण करो इसमें, कोशिका भित्ति, सेल वॉल फॉर्मेशन इंग्लिश वालों के लिए। जरूरी नहीं है मैंने 4 बनाई है तो आप 4 ही बनाए, ये तो अपने बनाने का तरीका है ऐसे। ये लो, हो गया। तो इस तरह से बार बार होता जाएगा और अल्टीमेटली अपना भ्रूणपोष बनेगा। तो मैं सीधा अपना भ्रूणपोष बना देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 100 थोड़ी करवाऊंगी बोर्ड पे, अपन को बस सीधा फिर बना देना है। ये देखो, ये देखो, बस सब में एक एक न्यूक्लियस लगा दो अंदर, टिमके कर दो एक एक बिंदियों के, ये बन गया अपना। मतलब बार बार ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। और हाँ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको देखा बोला कि हम आपको चैप्टर वाइज सारे बोर्ड के चैप्टर वाइज PYQ देखेंगे, तो आप इस चैप्टर के PYQ देखना, वहां पे किसी ना किसी बोर्ड को ये क्वेश्चन मिलेगा जहां पे ये आया हुआ है कि कोशिकीय भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाओ या भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाओ, ऐसे करके। अब इसमें नामांकन क्या करोगे, चलो आपने चित्र बना लिया। एक तो पहली बात मैंने कहा ये है नहीं आपकी नोटबुक के अंदर, बुक के अंदर भी नहीं है, तो आप इसको बना लें, ठीक है। दूसरा, नामांकन कैसे करोगे, ये नामांकन ही तो है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बना रहे हो तो इसमें भी कर सकते हो, यहाँ लिख दो ये केंद्रक है भाई, इतना तो हमको आता है ना, इतना तो हम बायोलॉजी के फैन हैं कि हम ये तो कर ही सकते हैं कोशिका, कि इतना तो हम नामांकन कर ही सकते हैं। और यहाँ लिख दो कोशिकीय भ्रूणपोष, बस इससे ज्यादा नामांकन आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपना हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष, उदाहरण हो गए आपके यहाँ पे। अब तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला और भी है, अच्छा है, मतलब नाम भले इसका अजीब है लेकिन याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हेलोबियल,
भ्रूणपोष। ये बढ़िया वाला है एकदम, मतलब नाम से आपको लग रहा होगा कोई भूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलोवीन्स, हेलोबियल ऐसा लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, सिंपल। जो अपन ने ऊपर दो पढ़े ना, उसका मिला जुला रूप है, मिक्सिंग है ये, इसीलिए इसका नाम कुछ इंग्लिश टाइप का है। ये हिंदी नाम है ही नहीं इसका भाई, पहली बात तो ये हिंदी इंग्लिश सब इसका यही है, जो है सब यही है, ठीक है। तो अभी क्या है, हेलोबियल क्या होता है, इसमें कभी कभी मुक्त केंद्र की विभाजन हो जाता है और अचानक इसकी अतामाजी सटकली हो जाती है, तो ये वापस कोशिका विभाजन करने लग जाता है। तो मतलब बीच बीच में इसको नाटक आते हैं, वो होता है ना थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर, वैसा है ये। कभी कभी मुक्त केंद्र की कर लेता है विभाजन, कभी कभी कोशिकीय कर लेता है। तो इसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं हमको, ठीक है। उदाहरण मैं नीचे लिख दूंगी। क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष में मुक्त केंद्र की व कोशिकीय दोनों प्रकार का विभाजन होता है, जिसके कारण भ्रूणपोष में कुछ केंद्रक व कुछ भाग कोशिकीय होता है। सिंपल। उदाहरण क्या है इसका, मटर है एक, तो एक अपनी मूंगफली है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, ठीक है। चलो, तो अभी क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वही अपनी सेम PEN, स्टार्ट तो वहीं से करना है, और त्रिगुणित है, ये भी आपको याद है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ पे मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। क्या होगा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, बधाई हो, ठीक है। चलो, ये मुक्त केंद्रकीय विभाजन बन गया, बहुत सारा हो गया। अब इसकी अतामाजी सटकली हो गई, इसके केमिकल लोचा हो गया, इसको याद आया कि नहीं नहीं ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूं, तो इसने दूसरा कोशिका भित्ति निर्माण शुरू कर दिया या कोशिकीय विभाजन शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, कहीं कहीं पे भित्ति बनना शुरू हो गई, क्या हो गया, कहीं कहीं पे कोशिका भित्ति ऐसे बनना शुरू हो गई, जैसे यहां बन गई, यहां बन गई। तो यहां पे लिख दो अपने लेबल लगा के, कोशिका भित्ति निर्माण। अब फाइनली ये कैसा दिखेगा, फाइनली ये कैसा दिखेगा, फिर इसने केंद्रक विभाजन शुरू कर दिया। ऐसे बार बार रिपीटेशन की वजह से जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसमें बाउंड्री पे कई कई जगहों पे ऐसे, ये देखो मैं बना रही हूं, आपको भी ऐसे ही बनाना है, मतलब मेरे से अच्छा भी बना सकते हो। अब देखो, अब यहां से तो आपको लग रहा है कि ये कोशिकीय है, क्योंकि सारी कोशिकाएं बनी हुई है आइस साइड में, है ना, कहीं पे भी, बीच में भी हो सकती है, पर हम थोड़ा अच्छा दिखाने के चक्कर में साइड साइड में बना रहे हैं। और बीच में मुक्त केंद्रक घूम रहे हैं, ये देखो, ये क्या है, मुक्त केंद्रक। तो मिक्सचर हो गया ना, ये मिक्सिंग हो गई ना इसकी,
दोनों का मिला जुला, कोशिकाएं भी हैं और केंद्रक भी हैं मुक्त केंद्र की, तो इसको अपन कहते हैं हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। अच्छा, एक चीज जो इन सब में आपको लिखनी है, क्योंकि हम हमेशा प्रतीप, जैसे मैंने कहा कि एंजियोस्पर्म में हमेशा एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो जब भी आप कोई डायग्राम बनाएंगे आपको उसके पोल क्लियर होने चाहिए, ध्रुव क्लियर होने चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे इधर की साइड कौन सा होता है, एम। एम क्या होता है भाई, सिंबल भूल गए क्या, बीजांड द्वार। ये आपको नीचे बनाना है क्योंकि हमने सभी डायग्राम में मैक्सिममली नीचे बनाया है। और ये क्या है, चले जा, तो वो आप यहाँ पे एम और यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे एम और यहाँ पे सी लिख दो। अच्छा, यहाँ पे एक और कमी है जो अब बनाने वाली हूं मैं, जो आपको बनानी है। क्या भाई, ये सारे कारनामे हम किसके लिए कर रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं। भ्रूणपोष का क्या काम है, भ्रूण को पोषण देना। तो भाई आपने भ्रूण तो बनाया ही नहीं, तो भ्रूण बनाना पड़ेगा। भ्रूण इसके अंदर ही कहीं है, तो हम छोटा सा एक साइड में भ्रूण बना देंगे यहाँ पे, ताकि हमको समझ में आए कि ये इसको पोषण देने के लिए हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो ये युग्मनज होगा, स्टार्टिंग में तो ये युग्मनज होगा ना, इसी से भ्रूण बनता है आगे जाके। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करते रहेंगे और इसको लिखते रहेंगे कि ये भ्रूण है, अब इसी से भ्रूण बनेगा। तो यहाँ पे भी एक बना दो, भ्रूण है ना, इसी को पोषण देने के लिए तो हो रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब अभी भी बीजांड, लेकिन अब ये बीजांड नहीं रहा है, अब बीज बन गया है। हालांकि जो कि अपन ने पढ़ा नहीं है अभी, अब पढ़ेंगे अपन। लेकिन जैसे ही निषेचन होता है, मैंने आपसे कहा था कि अपना पूरा ओव्यूल जो होता है, बीजांड जो होता है, वो बीज में बदल जाता है। तो भाई ये बीज के अंदर की कहानी चल रही है, सीड के अंदर की, तो सीड में ही तो अपना भ्रूण मिलेगा। भ्रूण कैसा होता है ये भी अपन ने नहीं पढ़ा, पढ़ना है अपन को कल की क्लास में। तो यहाँ पे शब्दूर आप बना लेंगे क्या, एम्ब्रियो, तो यहाँ पे भी बना लो एक एम्ब्रियो, है ना, जगह करके बना लेना क्योंकि मैं ऊपर बना रही हूँ। ये यहाँ पे तो लिख दोगे स्टार्टिंग में तो युग्मनज, और फिर भ्रूण लिख देना सब जगह, ठीक है। पहले वाले में भी बना दूं, ये अपना युग्मनज, और ये फिर बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ये डिटेलिंग और आप ऐड कर दो तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत सभी को?